प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है कि मैं जीव विज्ञान कक्षा 12 अनसॉल्व्ड पेपर हल करा रहा हूं स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको जो स्टूडेंट सेट नंबर 2 तक फाइनल करा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन पूरे। और हम आज स्टार्ट करेंगे सेट नंबर तीसरा 2023 348 CI कोड नंबर। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, तो आज से हम इसी सेट को हम स्टार्ट करेंगे और इसे जल्दी ही हम फाइनल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा हम पहले से ही स्टार्ट करेंगे एक का से। तो चलते हैं। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा कक्षा 12 जीव विज्ञान अनसॉल्व्ड पेपर 2023 सेट 3 348 CI कोड नंबर है। ये हम आज से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये केवल कक्षा 12 के लिए ही है और अनसॉल्व्ड पेपर 2023 का है। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक का हमारा का क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि आनुवंशिकतः रूपांतरित पौधा है। कौन सा? नंबर 1 है बीटी मक्का, दूसरा बीटी कॉटन, तीसरा बीटी राइस और चौथा इनमें से सभी। तो मैं बता दूं प्रिय स्टूडेंट, इसमें जो राइट आंसर है वो है इनमें से सभी। कौन है? इनमें से सभी। इसका जो आंसर है प्रिय विद्यार्थियों कौन है? इनमें से सभी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो आनुवंशिकता रूपांतरित जो पौधे होते हैं वो हमारी बीटी मक्का भी होती है, बीटी कॉटन भी होती है और बीटी राइस भी होती है। प्रिय स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन सही हैं, तीनों के तीनों, यानी में चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, एक का हमारा खा कह रहा है। एक का खा कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक कूट या असत्य फल है। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 हमारे पास है अंगूर, दूसरा है आम, तीसरा ऑप्शन है अमरूद, चौथा ऑप्शन है सेब। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, कूट या आभासी या असत्य फल हमारा कौन होता है? सेब होता है। कौन होता है? सेब होता है। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं कि कूट या असत्य फल कौन होते हैं। तो हम जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि जो हमारा कूट या असत्य या आभासी फल जो होता है वो हमारा कौन होता है? सेब होता है, यानी मतलब चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, एक का हमारा ग कह रहा है कि आवृत बीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या x होती है। कितनी होती है? नंबर 1 है 1x, दूसरा हमारे पास है 2x, तीसरा हमारे पास है 3x, चौथा हमारे पास है 4x। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, जो हमारे पास आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उनमें भ्रूण पोषों में के गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 3x होती है। आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेना है, कितनी होती है? 3x होती है प्रिय विद्यार्थियों। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक का घा कह रहा है, एक का घा कि टाइफाइड के रोग जनक का नाम है। नंबर 1 हमारे पास है एस्कैरिस, दूसरा है अमीबा, तीसरा है पैरामीशियम, चौथा है साल्मोनेला। तो मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट पिछले ही वीडियो में कि जो टाइफाइड का रोग जनक होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी। कौन होता है? साल्मोनेला टाइफी भी लिखा हो सकता है, मगर यहाँ पर साल्मोनेला ही लिखा है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन होता है? यह हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो टाइफाइड है ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा कि कवक के द्वारा कि ठीक है कि वायरस के द्वारा? ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो मगर मैं बता दूं स्टूडेंट, जो हमारे पास टाइफाइड है ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है, ना कि वायरस के द्वारा। आप यह भी याद रखिएगा, आपके लिए यह भी इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा कि कवक के द्वारा कि शैवाल के द्वारा कि जीवाणु के द्वारा? तो आप ऑप्शन में मारिएगा जीवाणु के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं प्रिय स्टूडेंट कि दूसरे का हमारा क्या कह रहा है कि पात्रे निषेचन को संक्षेप में लिखिए। कि पात्रे निषेचन हमारा क्या है? IVF, जिसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं इसे। IVF भी लिखकर आ सकता है। ठीक है, तो उत्तर में हम लिखे हैं यहाँ पर कि शरीर से बाहर स्टूडेंट प्रयोगशाला में। कहाँ पर? प्रयोगशाला में मानक परिस्थितियों में शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं का क्या निषेचन अंतःपात्रे निषेचन कहलाता है। अंतःपात्रे निषेचन या पात्रे निषेचन या IVF है।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है? अंतरह पात्र निषेचन कहलाता है। यही इसका उत्तर स्टूडेंट। आपको कैसे समझना है कि पात्र निषेचन क्या है? कि माता का जो अंडाणु होता है उसे निकाल लिया जाता है और द्रव शुक्राणु से मिला करके प्रयोगशाला में एक भ्रूण बना लिया जाता है और वही भ्रूण को फिर पुनः माता के गर्भाशय में फिट कर दिया जाता है। यही जो क्रिया होती है पात्रे निषेचन होती है स्टूडेंट। कहाँ पर कराई जाती है? प्रयोगशाला में कराई जाती है, यानी कि बाहर कराई जाती है शरीर से। ध्यान रखिएगा, शरीर से बाहर कराने वाला जो निषेचन होता है वही है पात्रे निषेचन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रिय स्टूडेंट, दूसरे का हमारा खा कह रहा है कि दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है? बैक्टीरिया बोल दो या जीवाणु। ठीक है, कह रहा है दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है? तो उत्तर में हमारे पास लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु होता है स्टूडेंट जो दूध से दही बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो दूध से दही बनाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रिय स्टूडेंट कि हमारे पास है दूसरे गा कह रहा है आरएनए एवं डीएनए की शर्करा में क्या अंतर होता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो उत्तर में आपको डाल लेना है। सबसे पहले हम आरएनए में जानेंगे कौन सी शर्करा होती है, फिर डीएनए में। तो आरएनए में हमारी शर्करा जो होती है स्टूडेंट वो है राइबोस शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है? राइबोस शर्करा होती है, ध्यान दीजिएगा। और जो डीएनए में शर्करा होती है स्टूडेंट वो होती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। कौन सी होती है? डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस, अगर आरएनए है तो राइबोस शर्करा। ध्यान दीजिएगा, नाम से ही आपको ध्यान रखना है। राई आर है ना तो रा से राइबोस शर्करा, डी से डीऑक्सीराइबोस शर्करा। ठीक है, तो कौन शर्करा होती है? तो ध्यान रखिएगा, आरएनए में राइबोस शर्करा और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय स्टूडेंट, दूसरे का हमारा अंगा कह रहा है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ स्टूडेंट कि मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। आप बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय स्टूडेंट, तीसरे का हमारा क्या कह रहा है कि मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो मानव का शुक्राणु है उसका नामांकित चित्र बनाना है, तो हम बनाए दे रहे हैं। देखिए प्रिय स्टूडेंट, यह हमारा शुक्राणु की संरचना है। ध्यान दीजिएगा, आपको यही बनाना है और इसी का आपको स्क्रीन शॉट आपको ले लेना है स्टूडेंट। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी पास लंबी जो संरचना दिख रही है ये क्या स्टूडेंट? ये पूंछ है। ये क्या है? पूंछ है जो शुक्राणु को गति प्रदान कराती है। ठीक है, आपको ध्यान देना, इस भाग में हमारे जो ये बने हुए हैं इन्हें कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट। यहाँ पर ऊर्जा होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पूरा पूरा हमारा क्या मध्य का भाग है, बीच का भाग है, ये सबसे लास्ट का भाग होता है। और ये हमारे पास जो क्या स्टूडेंट शीर्ष है ये पूरा का पूरा। तो आपको इसी प्रकार पूरा बना लेना है। ये हमारा अग्रपिंडक होता है। आपको पूरे के पूरे नाम नहीं लिखना है। ठीक है, आपको मेन नाम लिख देना है। जैसे ये हमारे पास क्या है? पूंछ है। ये हमारा भाग क्या है? बीच का। ये हमारा जो दिख रहा है ये मध्य भाग है। ठीक है, तो मध्य भाग में क्या पाए जाते हैं? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यहीं से हमें अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो शुक्राणु को ऊर्जा नहीं मिलेगी, ये शुक्राणु आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी मतलब गति नहीं कर पाएगा। तो यहीं से ऊर्जा मिलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो हमारा दिख रहा है पतला सा भाग छोटा सा, इसे कहते हैं ग्रीवा गर्दन। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा भाग जो दिख रहा है हमारा ये क्या? शीर्ष है स्टूडेंट, हेड है। तो आप इतने ही आपको नाम लिख देना। ये हमारा क्या है? ये शीर्ष है पूरा का पूरा। ये हमारा क्या स्टूडेंट? ये ग्रीवा है, इतना नाम लिख देना है। ये पूरा भाग क्या स्टूडेंट? ये हमारा है मध्य भाग है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आपको बना देना है। ये क्या होते हैं? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। बस इसके बाद आपको ये पुच्छ बना देना है और बाकी आपको नाम नहीं लिखना है कि आप बाकी नाम लिख दें, क्योंकि ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ये मेन नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये है कौन, ये क्या भाग है, ये कैसा भाग है। ठीक है, इस भाग को क्या कहते हैं, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको यही करना भी है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रिय स्टूडेंट, तीसरे का हमारा ख कह रहा है मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। तो मैं बता दूं प्रिय स्टूडेंट, यह जो प्रश्न है सेट 1 में 6 का काम में हो चुका है और स्टूडेंट हमारी
प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप यह क्वेश्चन देख सकते हैं। सेट नंबर 1 में हो चुका है। कौन सा क्वेश्चन था? छायका का। वहाँ से आप जाकर बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं और अच्छी तरह से सीख भी सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पृष्ठ तीसरे का हमारे पास ग कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। यही कह रहा है ना। उत्तर डाल लेना है आपको। लिखना है प्रिय स्टूडेंट, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु कह रहा है ना कि प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु जो हमारे पास प्रारंभिक कूट होते हैं वो कौन होते हैं? कौन से नाम के? AUG और GUG होते हैं। ये दो नाम के हमारे पास क्या होते हैं? कूट होते हैं स्टूडेंट, कोड होते हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन से कोड होते हैं। एक है हमारे पास AUG नाम का कोड होता है, एक होता है हमारे पास GUG नाम का कोड होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तथा प्राथमिक अमीनो अम्ल का नाम है फेनिल एलेनीन। क्या नाम है? प्राथमिक अमीनो अम्ल का नाम है फेनिल एलेनीन। ध्यान रखिएगा, यह जो हमारे पास है कूट दो नाम के होते हैं। एक हमारे पास AUG कोड है और दूसरा हमारे पास है GUG। और अमीनो अम्ल का नाम क्या? फेनिल एलेनीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास तीसरे का घा कह रहा है। क्या कह रहा है? कि BT कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि BT कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, उत्तर आपको डालना है। उत्तर में लिखना है कि जो BT का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस थूरिनजिएंसिस। क्या नाम होता है? BT का जो पूरा नाम होता है बैसिलस, B से बैसिलस और T से हमारा क्या हो जाएगा? थूरिनजिएंसिस नामक जीवाणु से बनी प्रोटीन। नामक जीवाणु से बनी प्रोटीन जो पीड़कों के लिए विष का कार्य करती है। जो पीड़क कौन होते हैं स्टूडेंट? ये एक प्रकार के हमारे पास जीव होते हैं। पीड़क एक प्रकार के क्या होते हैं? जीव होते हैं जो फसलों को क्या पहुंचाते हैं? क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कौन? जो पीड़क होते हैं उन्हें हम पीड़क बोलते हैं। जो कुछ खतरनाक क्या होते हैं? जीव होते हैं जो पौधों को क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं, उन्हें हम पीड़क बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो बनी प्रोटीन जो पीड़कों के लिए क्या है? विष का कार्य करती है, ठीक है। तथा कुछ जीवाणु के लिए निष्क्रिय होती है और कुछ जीवाणु के लिए क्या होती है? निष्क्रिय होती है। उसे हम प्रोटीन विष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम प्रोटीन विष कहते हैं, जो BT फसलों को बनाने में प्रयुक्त की जाती है। कहाँ प्रयुक्त की जाती है? BT फसलों को बनाने के लिए। BT फसलों को बनाने में क्या किए थे? प्रयुक्त की जाती है, जिससे उन फसलों में पीड़क प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाता है। यानी वो पीड़कों से लड़ने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, जिससे उन फसलों में पीड़क प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है। जैसे हमारे पास उदाहरण है BT कपास। जैसे उदाहरण हमारे पास क्या है? BT कपास है। इनमें क्या होती है? प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यही इसका आंसर स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय स्टूडेंट, तीसरे का हमारे पास अंगा कह रहा है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षक क्या है? तो हम देखते हैं स्टूडेंट, पहला हमारे पास उत्तर डाल लेना है। हेडिंग पड़ जाएगी सक्रिय प्रतिरक्षा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। यह क्या होती है हमारी? देखते हैं स्टूडेंट, देखना है आपको ध्यान से कि जब किसी भी जीव की अपनी कोशिकाएं, अपनी ही जो कोशिकाएं हैं प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं। अगर स्टूडेंट किसी भी जीव के अगर जो कोशिकाएं हैं अगर खुद से क्या कर लें? प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं, प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी अगर उत्पन्न करती हैं, प्रतिरक्षा क्या बोलते हैं हम? एंटीबॉडी भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं तो यह सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। जैसे स्टूडेंट अगर कोई भी जीव है, अगर उसमें क्या है? दूसरा जीव अटैक कर रहा है, उसके शरीर के अंदर अगर जा रहा है, तो उसी जीव के शरीर के अंदर अगर खुद से खुद जो कोशिकाएं हैं ना, अगर अपने ही प्रतिरक्षा करने के लिए क्या उत्पन्न कर लें? प्रतिरक्षी उत्पन्न कर ले, एंटीबॉडीज अगर उत्पन्न कर लें, तो उस प्रकार की प्रतिरक्षा को क्या कहेंगे? सक्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और हमारे पास दूसरी कौन है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जिसे हम कहते हैं
पैसिव इम्यूनिटी अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या जानना है कि जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए एंटीबॉडी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? यह है निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। इसमें क्या स्टूडेंट, इसमें खुद शरीर हमारा क्या कर रहा है? खुद हमारा शरीर जो है प्रतिरक्षा नहीं कर रहा है, यानी एंटीबॉडीज उत्पन्न नहीं कर रहा है। इसमें क्या कर रहा था? इसमें जो कोशिकाएं हैं खुद में खुद एंटीबॉडी उत्पन्न कर रही थी लड़ने के लिए। जो हमारे पास जीवाणु अटैक कर रहे हैं उनसे लड़ने के लिए खुद हमारे पास कोशिकाएं अगर प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी उत्पन्न कर रही हैं तो उसे हम कह देंगे सक्रिय प्रतिरक्षा। अगर उन्हीं जीवाणुओं से लड़ने के लिए, अगर हमें उन्हीं जीवाणुओं से लड़ने के लिए अगर बाहर से कोई दवा ले रहे हैं, कोई भी एंटीबॉडीज अगर ले रहे हैं सीधे शरीर में, तो उस प्रकार की प्रतिरक्षा क्या कहेंगे? निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे। निष्क्रिय प्रतिरक्षा जिसे हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। वही लिखा है कि जब शरीर की रक्षा के लिए, अगर हमें शरीर की रक्षा करना है के लिए बने बनाए अगर एंटीबॉडीज, जो कोई भी हमारे पास एंटीबॉडीज हो सकते हैं बने बनाए, जैसे हमारे पास गोलियां वगैरह हैं, एक से दवा वगैरह आती है ना, तो बने बनाए एंटीबॉडी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं। सीधे ही किसको? शरीर को दिए जाते हैं। तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है, ठीक है प्रिय स्टूडेंट। इसके बाद हम देखते हैं चौथे का हमारा क्या कह रहा है? मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो मैं बता दूं प्रिय स्टूडेंट, यह प्रश्न सेट 2-5 का घ में हो चुका है। हमारी चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, आपको यह क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है प्रिय स्टूडेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास है कौन सा क्वेश्चन है? 4 का ख। 4 का ख क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पी पौधों में मादा गुरु बीजाणुधानी बीजांड जिसे कहते हैं का युग्म कोद्भिद जिसे कहते हैं भ्रूण कोश सहित नामांकित चित्र बनाइए। यही क्वेश्चन कह रहा है ना। तो हम देखते हैं इसका चित्र। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा हमारे पास एक चित्र दिख रहा है। ये किसका चित्र है? ये जो हमारे पास चित्र है स्टूडेंट, ये है भ्रूण कोश का चित्र। किसका चित्र है? ये पूरा का पूरा जो चित्र आपको दिख रहा है, इतना जो चित्र है ये गोल गोल, ये किसका? भ्रूण कोश का चित्र है। और ये जो पूरा चित्र आपको दिख रहा है, ये जो चित्र बाकी आपको दिख रहा है, इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? बीजांड का चित्र। किसका? गुरु बीजाणुधानी का चित्र है। मगर वो क्वेश्चन में कह रहा था बिल्कुल साथ साथ दोनों को दिखाना है। तो एक तो हमारे पास ये क्या होगा? भ्रूण कोश, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या हो गया? गुरु बीजाणुधानी। दोनों इसी में साथ साथ है कि नहीं है? और वही यही भी कह भी रहा था, ठीक है। ये आपको जो है बहुत ही अच्छी तरह स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है और आपको ऐसे ही इसी चित्र को बना लेना है और इसमें कुछ भागों के आपको नाम भी लिख देना, जैसे बीजांड द्वार है, ये क्या भ्रूण कोश है, ये क्या प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, ये जो हमारे पास है ये कौन सी कोशिकाएं? ध्रुवी केंद्रक हैं, ठीक है, ये ध्रुवी केंद्रक हैं। आप बाकी आपको ऐसे नाम आपको नहीं लिखना, ये ऐसे जो नाम है इसे कह रहे बीजांड व्रंत कह, ये आप नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या स्टूडेंट? निभाग है, इस भाग को नाम लिख दीजिएगा, मेन आपको लिख देना है। ये क्या? बीजांड काय है, ये जो भाग दिख रहा है, बस आपको ऐसे ही भागों के नाम लिख देना है मेन, ठीक है। और यही चित्र इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत ही अच्छी तरह से बना लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय स्टूडेंट, 4 का हमारे पास ग कह रहा है घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, उत्तर है पहला हमारे पास है जीवाणु लैक्टोबैसिलस लैक्टिक। क्या है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है यह जीवाणु दूध में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस जो नामक जीवाणु होता है वो कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, ठीक है। यह दूध में पाई जाने वाली शर्करा, यह जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोस है। आपसे पूछा जाएगा कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? लैक्टोस, ठीक है। तो यह दूध में पाई जाने वाली लैक्टोस शर्करा का किण्वन करके, फर्मेंटेशन करके लैक्टिक अम्ल क्या करते हैं? बनाते हैं। कौन? जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस हैं वो क्या करते हैं? वो दूध में पाए जाने वाले एक प्रकार के जीवाणु हैं और जो दूध में पाई जाने वाली लैक्टोस शर्करा है उसका किण्वन करके क्या बनाते हैं? लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जीवाणु है सैकेरोमाइसीस सेरेविसी, ठीक है। यह क्या करता है? यह एक ईस्ट या कवक है, फंगस जिसे बोलते हैं, ठीक है। यह एक ईस्ट या कवक है। इसका बेकरी उद्योग में
अधिक उपयोग है। बेकरी उद्योग में क्या है, बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे पनीर बनाने में, जैसे हमारे पास है स्टूडेंट जो डबल रोटी होती है, इस प्रकार की चीज़ें बनाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। ठीक है, यह उपयोग होता है इसका। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकस। ये एक प्रकार का जीवाणु होता है। इस जीवाणु का उपयोग कहाँ किया जाता है? उपयोग इडली या डोसा आदि बनाने में किया जाता है। किसका? स्ट्रेप्टोकोकस जो नामक जो जीवाणु होता है, इसका जो उपयोग है, इस्तेमाल है, कहाँ किया जाता है? इडली डोसा आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यही इनका पूरा का पूरा इसका आंसर था। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।